गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कोलिजन, ठीक है ना, टक्कर। कोलिजन जिसमें जो हम बात कर रहे थे वो टॉपिक था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, जिसकी हमने लेफ्ट फ्रेम में फर्स्ट लेफ्ट फ्रेम में और सेकंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है ना, लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन दोनों में बात की थी। आज हमारा ये तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया था। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इन इलास्टिक, ठीक है ना, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, जिसकी हम पहले लेफ्ट फ्रेम में बात करेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब जो चेंज हुआ है वो ये 1D ही है, ठीक है ना, 1D कोलिजन ही है, ओके। एक लाइन के अंदर ही कोलिजन है, लेकिन जो है वो इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हम बता रहे थे ये जब इलास्टिक और टक्कर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक, ठीक है ना। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमने बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं वो टक्कर के बाद में चिपक जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो टक्कर के बाद दो पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए इसको ऐसे बोल देते हैं हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल विच स्टिक टुगेदर, ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन। तो ये बोल दो कि सम्मुख टक्कर जिसमें दो पार्टिकल टक्कर के बाद आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये बोलो या ये बोलो, दोनों एक ही बात है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन की लेफ्ट फ्रेम के अंदर। लेफ्ट फ्रेम में क्या है, आज का जो टॉपिक है ये है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, ओके, इन लेफ्ट फ्रेम। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप कोलिजन के बारे में जानते हो, एक पार्टिकल ये है m1 मास का, दूसरा पार्टिकल ये है m2 मास का, ठीक है ना। ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, गति कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद ये क्या करते हैं, चिपक एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो दोनों का जो चिपका हुआ संयुक्त पिंड का जो मास है वो कितना हो जाता है, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे टक्कर के पहले जो इनकी वेलोसिटी है वो u1 है, u1 वेक्टर है, और टक्कर, ठीक है ना, और इसकी u2 वेक्टर है, और टक्कर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हम v मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ये लिख लेना, ठीक है ना, नोट्स बनाओ तब उसमें लिख लेना, माना m1 m2 मास के दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे की तरफ क्रमशः u1, ठीक है ना, क्रमशः u1 वेक्टर और u2 वेक्टर से गति कर रहे हैं, ठीक है। टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है ना, या अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो जो संयुक्त कण है उसका द्रव्यमान m1 प्लस m2 है, और टक्कर के बाद माना जो संयुक्त कण है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना। ये आप इस तरीके से लिख लेना, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये लिखने के बाद इसमें कुछ भी नहीं करना, संवेग संरक्षण, ठीक है। क्योंकि जो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों के अंदर संवेग का संरक्षण होता है। तो संवेग संरक्षण लगा दीजिएगा, संवेग संरक्षण लगाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम से इसको अब ऊपर करता हूं मैं, ओके। संवेग संरक्षण नियम से
टक्कर से पहले संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू टक्कर के बाद संवेग, ठीक है ना, ये कितना होगा m1 प्लस m2 और ये v वेक्टर। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। v वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो जो टक्कर के बाद कण की जो वेलोसिटी होगी, संयुक्त कण की जो वेलोसिटी होगी, वो इससे हम दे सकते हैं। ओके, तो ये तो थी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन लेफ्ट फ्रेम में बात, ठीक है ना। अब इसमें एक केस देखते हैं हम, ठीक है, कि एनर्जी का क्या होगा। तो केस क्या है इसका, यदि हम केस की बात करें, स्पेशल केस की बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, यदि u2 इक्वल टू 0, u2 जो वेलोसिटी अर्थात जो सेकंड पार्टिकल है, ठीक है ना, ये टक्कर से पहले रेस्ट में रहे, ठीक है ना, ये तो है रेस्ट के अंदर टक्कर से पहले, और ये मूव कर रहा है और ये आके इससे टक्कर करता है, तो टक्कर करेगा, तो इससे टकराने के बाद क्या होता है वो देखो, ये इससे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों चिपक गए, सेम पार्टिकल हो गए। तो चिपकने के बाद कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में हम कंपेयर करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कि कितना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है क्या नहीं होता है यहाँ पे। तो यदि u2 वेक्टर इक्वल टू 0 हो, u2 वेक्टर इक्वल टू 0 हो और ये इससे टक्कर कर रहा है, तो देखो क्या होगा, तो टक्कर से पहले कुल ऊर्जा, ठीक है ना, पहले कुल गतिज ऊर्जा, इसको हम K1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम K1 से लिख रहे हैं। तो K1 का मतलब क्या है, हाफ। ये K1 का मतलब है टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा, फर्स्ट पार्टिकल इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा। लेकिन हमने पहले ये कंडीशन लगा दी है कि u2 वेक्टर इक्वल टू 0, ये यदि 0 है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, 0, ठीक है। लेकिन तो सिर्फ इसी की गतिज ऊर्जा होगी, तो K1 इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर। ओके, यहां से हम निकाल सकते हैं टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। तो टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा क्या है, इसको हम लिख रहे हैं A2 से। ओके, तो ये क्या होगी, हाफ टक्कर के बाद कुल मास है वो m1 प्लस m2, और इस ये v स्क्वायर, टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वो v स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अर्थात K2 अपॉन K1, ठीक है ना, K2 अपॉन K1, ये रेशियो निकालते हैं। ये रेशियो क्या आता है निकालो, तो K2 क्या है, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये देखना, ये रेशियो K2 अपॉन K1 का रेशियो हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, m1 प्लस m2 अपॉन m1, ठीक है, m1 प्लस m2 अपॉन ये m1, यहाँ पे ये u1 स्क्वायर, साथ में ये जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आप, ठीक है ना, v स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, v स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो हमने अभी इससे पहले v की वैल्यू निकाली है। ओके, यहाँ पे ये केस लगाया हमने, यदि u2
वेक्टर इक्वल टू 0, u2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, यहाँ से v वेक्टर इक्वल टू m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये कंडीशन लगाने के बाद इसके अंदर u2 इक्वल टू 0 कर दो, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ इतना का वैल्यू बचेगा, ठीक है ना, टक्कर के बाद। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ये 20, ये यदि 20 है तो ये 20 होगा, ये डायरेक्ट इसी के साथ लिख लेना ये। तो m1 प्लस m2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो ये m1 प्लस m2 है, ये m1 प्लस m2 है, तो ये इसका स्क्वायर है, ये 1 है। तो इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अंदर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। तो यहाँ से u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और m1 से ये m1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा अपने, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहा वो रहा k2 अपॉन k1 इक्वल टू k1 इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है, तो ये देखो ये तो है k2 तो है टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा और k1 है टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए कितनी है, m1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 छोटी है किससे, m1 प्लस m2 से, क्योंकि ये तो सिर्फ m1 है और ये क्या है, साइन ये आएगा m1 लेस देन m1 प्लस m2, इसके साथ m2 जोड़ रहा है, तो ये दोनों की क्वांटिटी तो बड़ी हो गई ना इससे। तो यहाँ से m1, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2 लेस देन 1। तो यहाँ से ये अप्लाई हम यहाँ पे करें k2 अपॉन k1 लेस देन 1, ठीक है ना, ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, तो ये भी तो k2 अपॉन k1 लेस देन 1 हो गया। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, k2 लेस देन k1, k2 लेस देन k1। यदि आप इस बात को समझ पा रहे हो तो ये कहना चाह रहा है कि टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा से कम है, जबकि गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये k2 अपॉन k1 इक्वल टू k2 होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे k2 लेस देन k1 है, इसका मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो रहा है। तो हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। और जो ये देखो गतिज ऊर्जा कम है, इसका मतलब इसमें कुछ पार्ट जोड़ेंगे तब ये k1 के इक्वल टू होगी। तो जो एनर्जी गतिज ऊर्जा कम रह गई वो गतिज ऊर्जा साउंड में, ठीक ना, हीट के अंदर, रेडिएशन में, इन चीज़ों में ये चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का लॉस होता है और जो लॉस होता है वो साउंड में ट्रांसफर हो जाता है, जो रेडिएशन है उनमें ट्रांसफर हो जाता है, हीट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक ना, और कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी इनइलास्टिक कोलिजन की बात 1 डायमेंशनल में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और जो अभी तक हमने ये बात की है ये हमने लेफ्ट फ्रेम में की है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की। तब तक के लिए धन्यवाद।